सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक लाख की चूड़ियां के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बदलू के जो यथार्थ भाव थे, उसकी जो प्रकृति थी, उसके संदर्भ की चर्चा की थी। वह एक मनिहार था। लाख की चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, खानदानी काम धंधे थे। वह बड़े यत्न से, बड़े परिश्रम से, अहरनिश प्रयास कर करके बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और यही कारण था कि गांव की अधिकांश महिलाएं, इर्द गिर्द की गांवों की जो महिलाएं थी, इस चूड़ी को पहनकर अपने यथार्थ भाव को लोगों के सामने प्रस्तुत करती थी। यहाँ पर बदलू एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, बड़े यत्न के साथ अपने कार्य को करता है। उसकी जो प्रकृति है निश्चित रूप से उत्कृष्टता का द्योतक है। गांव के जो लोग हैं वे उनके घर से बनी हुई चूड़ियों को लेने के लिए आते हैं और वह बेहिचक सबको चूड़ी भी प्रदान करता है। उसके यहाँ एक नियम है, वस्तु विनिमय का नियम। वस्तु विनिमय का अभिप्राय हुआ, आपके पास जो साधन सामग्री है उसको लेकर के आइए और उसके बदले में हम चूड़ी देंगे। स्वाभाविक रूप से बदलू ग्रामीण परिवेश में जीविकोपार्जन करने वाला एक कुशल मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति था। वह गांव के लोगों को भरसक प्रसन्न कर करके रखता था। कोई भी महिलाएं उनके घर आती थी तो वह उन्हें खुश कर करके अर्थात चूड़ी दे करके ही विदा करता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, तो भी वह उन्हें चूड़ी प्रदान करता था। जब उनके पास पैसे हो जाते, अनाज हो जाते, तो वह उन्हें ला करके पहुंचा देता या जा करके ले लेता। स्वाभाविक रूप से बदलू की जो प्रकृति थी, एक उत्कृष्ट मानव की प्रकृति थी। अपने कर्तव्य के प्रति वह बिल्कुल सरल था, सीधा स्वभाव का वह व्यक्ति था। साथ ही साथ उसकी एक कमजोरी भी थी। अगर शादी के शुभ अवसर पर अगर अल्लाह की चूड़ियां लेकर के जाता था, जोड़ा लेकर के जाता था, तो उस समय रही सही जो भी कोर कसर थी वह निकालने का प्रयास करता था। अर्थात पैसा वह नगद लेता, ज्यादा लेता और अपने इन चूड़ियों को उन्हें दे देता, क्योंकि सुहाग के लिए यह बिल्कुल अनिवार्य था। वह इस बात को जानता था और वह जिद पकड़ करके इसे पूरा भी करने का प्रयास करता था। गांव के लोग भी बड़े यथार्थ भाव से उन्हें पैसे, कपड़े और इज्जत सभी दिया करते थे। साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी कपड़े मिल जाते थे। इस प्रकार से उसका दैनिक जीवन चर्चा नियमित था, चलता था। इसके पश्चात हम लोग आज निम्न गद्यांश को पुनः पठन पाठन के कार्य में सम्मिलित करते हैं।
यदि संसार में बदलू को किसी बात से छेड़ थी तो कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर फूट उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। उसे अपने व्यापार से तो बहुत अपनत्व का स्नेह था, प्यार था, लेकिन कांच की चूड़ियां पहनी हुई किसी महिलाओं को वह देखता तो वह दुखित हो जाता, कूढ़ जाता, कूढ़ उठता, दुखित हो जाता, व्यथित हो जाता, परेशान हो जाता। उसे बड़ी चिढ़ थी कि लोग आज हमारी बनी बनाई चूड़ी के बदले में कांच की चूड़ियां पहन रही हैं। साथ ही साथ उन्हें दो चार बार सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें क्या कहता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। स्वाभाविक रूप से लेखक के साथ बदलू घंटों बैठ कर करके वार्तालाप क्या करता था। कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर परिवार के समाचार पूछता, कभी अन्य प्रकार के वार्तालाप उसके साथ वह क्या करता था और जीवन के शहर के सौंदर्य की चर्चा हुआ करता था। जब कभी वह उन्हें बताता कि कांच की चूड़ियां शहर की स्त्रियां अत्यधिक पहनती हैं तो वह उत्तर दे देता शहर की बात अलग है। स्वाभाविक रूप से यह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत ही है। उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, लाह की चूड़ियां पहनने से उन्हें मोच आ जाएंगी। यह उसके मन में व्यथा का एक सबसे अनुपम उदाहरण है। वह अपने इस बात के द्वारा जहां उन्हें ताने सुनाने का काम करता है, वहीं उनके मन के जो अंदर का व्यथा है, काश लाह की चूड़ियां सभी पहनते, मेरी आमदनी भी होती और मेरे द्वारा बनाए गए कार्य का शोहरत भी प्राप्त होता। इन सारी बातों को उसके मन में रेखांकित भाव जो थे इन पंक्ति के माध्यम से उद्धृत होता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, खातिर इज्जत। जिन दिनों उनकी गायों का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता, परंतु इन सब बातों का जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। स्वाभाविक रूप से जब भी वहां पर ये बैठते, दोनों के बीच बड़े अच्छे माहौल में वार्तालाप होती, उसके भी समय कटते, इनका भी समय कटता था। साथ ही साथ उनका जो सम्मान देने का भाव था वह भी उत्कृष्ट था। गाय के दूध के जो मलाई होते थे उसको बचा कर रखता, खाने के उसे देता। आम के दिनों में स्वाभाविक रूप से आम जब पक जाते तो रोज जाने के उपरांत, पहुंचने के उपरांत वह आम दो चार खा करके आते और ये सब तो उनके मान सम्मान या क्षुधा तृप्ति के साधन थे, लेकिन सबसे अच्छे जो स्वागत में वह कहता था वह यह कि कांच की गोलियां दो चार बना करके उन्हें निश्चित रूप से प्रतिदिन दिया करता था, जिससे इनको वहां जाने की ललक बड़ी भी रहती थी और वह भी समझता था किस प्रकार से इनका भी सम्मान किया जा सकता है। इसके पश्चात मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रह करके स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यह एक अद्भुत बात है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे और कहीं जाएं या ना जाएं, मामा के घर जो पहुंचते हैं, लेकिन वह हर बार वहां जाया करता था और कहीं जाए या ना जाए वह वहां जाया करता था। लेकिन कालांतर में उनके पिताजी का कहीं स्थानांतरण हो गया, परिणाम स्वरूप दूर जाने के आज ऐसी स्थिति बन गई कि
अब जाने का जो क्रम था उसमें एक अवरोध खड़ा हो गया, वे जा नहीं पाते। और लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। वास्तव में वहां पर जब वो जाते थे तो उसका एक उद्देश्य कार्यक्रम था कि कम से कम कंचे के लिए लाख की गोलियां 2-4 मिल जाए, लेकिन आज उनकी उम्र भी बड़ी हो गई। और साथ ही साथ अब बहुत दिनों के उपरांत वे वहां गए और वहां जिन दृश्यों का उन्होंने मूल्यांकन किया वह निश्चित रूप से हतप्रभ कर देने वाला था। उसे देख करके उसे आश्चर्य भी हुआ और उनकी प्रकृति के संदर्भ की जो बात थी वह भी थोड़ी उसमें भिन्नता आई। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिल जाएगा। धन्यवाद।